नमस्कार, आप देख रहे हैं चलिए वहां खबर जहां। और आज हम खुलासा करने जा रहे हैं एक बहुत बड़ा। क्या आईएसआई यहां पर एक तरीके के स्लीपर सेल बना करके भारतीय लड़कियों को अपने जाल में फंसाना चाहती है? एक तरफ अंजू चली जाती है पाकिस्तान वीजा लेकर के, और कैसे पाकिस्तान वीजा देता है और तुरंत बुला लेता है और उसके बाद कैसे आप भगत करता है, वो तस्वीरें क्या पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है? क्या हिंदुस्तान की और लड़कियों को दिखाना चाहता है? इस बीच एक और लड़की आती है, वो एयरपोर्ट पर भाग के जाती है कि उसे पाकिस्तान जाना है, पाकिस्तान जाना है। उसका भी कनेक्शन पाकिस्तान से ही निकलता है, क्योंकि वो जिससे इंस्टाग्राम पर चैट कर रही थी, और वो नाबालिग है, वो जिससे इंस्टाग्राम पर चैट कर रही थी वो लाहौर से जुड़ा हुआ है, और वो उसका ब्रेन वॉश कर चुका है, वो उसे प्यार में पागल कर चुका है, और वो उसको कह रहा है कि तुम पाकिस्तान आ जाओ। वो तैयार है आने के लिए। हो सकता है कि अगर ये भाग के ना जाती तो उसका वीज़ा और पासपोर्ट अब तक बन गया होता, वो भी अंजू की तरह लाहौर पहुंच गई होती। उसी के प्रोफाइल से और कई प्रोफाइल मिले, जिसमें ये संख्या बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। और उसी ने कहा, लड़की ने जब पूछताछ हुई, कि शुक्र है मेरी बहन बच गई, वरना मेरी बहन भी चली जाती। और ऐसे तमाम सैकड़ों प्रोफाइल नजर आए, जो ऐसे ही यकीन मानिए जैसे पाकिस्तान से हैंडल हो रहे हैं, क्योंकि इंस्टा पे जैसे उनको फॉलो किया जा रहा है, ज्यादातर नाबालिग। अब देखिए, बच्ची अगर यहां से गुजरात चली गई, बॉम्बे चली गई, या फिर कहीं और चली गई, तब आप ढूंढ सकते हैं, तब आप जा सकते हैं वहां पे कि ठीक है अपने प्रेमी के साथ या किसी फ्रेंड के साथ या तमाम जगहों पर चली गई, तो आप ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर वो ट्रैप में आकर के, देखिए कितना खतरनाक है, आप सोचिए कि अगर वो ट्रैप में आकर के पाकिस्तान चली जाए तो उन मां बाप का क्या होगा? ये 17 साल की बच्ची थी, ये जो बच्ची थी 17 साल की बच्ची थी, सीकर की जो बच्ची है, ये 17 साल की बच्ची थी। इसी के प्रोफाइल से कुछ और प्रोफाइल निकले, और इसी प्रोफाइल से कुछ और प्रोफाइल निकले, कुछ और प्रोफाइल के बाद कुछ और प्रोफाइल निकले। उनकी जांच की गई। जांच करने के बाद कहीं ना कहीं मोडस ऑपरेंडी बार बार एक ही तरीके का निकला। वो ये निकला कि ऐसा है कि बहुत से ऐसे स्लीपर सेल है कि जो कि चल रहे हैं। अब सवाल ये है कि स्लीपर सेल कैसे डेंजरस खेल में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो पाकिस्तान की सीमा हैदर के भारत आने के बाद और भारत की अंजू के पाकिस्तान जाने की चर्चा देश में खत्म नहीं हुई है कि राजस्थान से चौंकाने वाला मामला सामने आया। राजस्थान में सीकर जिले के श्री माधोपुर की रहने वाली है ये 17 साल की नाबालिग, जिसका जिक्र हमने किया। बिना किसी दस्तावेज के जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंच गई, पाकिस्तान का टिकट मांगा, एयरपोर्ट स्टाफ ने मजाक उड़ाया। उसके बाद लड़की ने बताया वो पाकिस्तान जाना चाहती है, अपनी बुआ के साथ 3 महीने पहले भारत आई थी, सीकर में रह रही है। कुछ दिन पहले उसका बुआ से झगड़ा हो गया, इसके बाद वो बस से जयपुर चली गई। लड़की का मोबाइल फोन देखने पर पता चला कि वो लाहौर के एक लड़के के कांटेक्ट में थी। उसने बताया वो 1 साल से पाकिस्तानी लड़के से बात कर रही है, जबकि उसके स्कूल की दूसरी लड़कियां भी, ये देखिए उसने कन्फेस किया, उसके स्कूल की दूसरी लड़कियां भी ऐसे ही लाहौर, और तमाम जो और लड़के बैठे हैं, शायद फेक आईडी से बात करते होंगे, उनसे वो बात करती है। लड़के ने उसका ब्रेन वॉश किया, एयरपोर्ट पर किस तरह बात करनी इसकी ट्रेनिंग दी। फिलहाल अब लड़की का मोबाइल जब्त कर लिया गया है और मामले की आगे की जांच की जा रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कोई और लड़की उसके कांटेक्ट में तो नहीं है। वही लड़की के साथ मौजूद दोनों लड़कों ने पूछताछ में बताया कि लड़की जिस बस में थी वो भी उसी बस में बैठे थे। बस में उनकी लड़की से बात हुई थी, वो उसे छोड़ने के लिए एयरपोर्ट तक पहुंच गए। लड़की ने पुलिस को पहले बताया कि वो इस्लामाबाद की रहने वाली है। फिलहाल पूरे मामले की जांच चल रही है। पाकिस्तानी लड़की से बातचीत स्टार्ट हो गई थी। मैं राजस्थान पुलिस का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि जयपुर एयरपोर्ट पे इसको बुला के यहाँ मतलब कि मेरे CISF के जवानों ने और अपने राजस्थान पुलिस ने रोक लिया, और बहुत बहुत धन्यवाद है उनका। एक जाल हो सकता है सर, लेकिन मेरी राजस्थान पुलिस वाले जवानों ने रोक लिया, बहुत बहुत धन्यवाद है। पाकिस्तानी लड़की से बातचीत स्टार्ट हो गई थी। मैं राजस्थान पुलिस का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि जयपुर एयरपोर्ट पे इसको बुला के यहाँ मतलब कि मेरे
CISF के जवानों ने और अपनी राजस्थान पुलिस ने रोक लिया और बहुत बहुत धन्यवाद है उनका। ये एक जाल हो सकता सर लेकिन मेरी राजस्थान पुलिस वाले जवानों ने रोक लिया, बहुत बहुत धन्यवाद है। डीसीपी ईस्ट ज्ञानचंद यादव जी इस वक्त हमारे साथ में खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से आज जयपुर एयरपोर्ट पर एक बड़ा मामला सामने आया था, अब बात कुछ और नज़र आ रही है। सर, क्या कुछ बात है उस बारे में जानना चाहेंगे। सुबह एयरपोर्ट पे एक नाबालिग बच्ची लाहौर का टिकट मांगा और तो उसमें जो एयरपोर्ट पे जो टिकट काउंटर और CISF ने उसका डॉक्यूमेंट्स मांगा, तो उसके पास किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। उन्होंने पुलिस को इतला दी, पुलिस लड़की को लेके आई, उससे पूछताछ की। प्रथम दृष्टया पूछताछ में उसने बताया कि मेरा नाम गजल बानो है और मैं पाकिस्तान की रहने वाली हूँ। मेरी बुआ के साथ मैं 3 साल पहले पाकिस्तान से आ गई यहाँ पे और अब मेरी बुआ से झगड़ा हो गया और मैं वापस जाना चाहती हूँ। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर और राजस्थान की अंजू पाकिस्तान पहुंचने के बाद ऐसा ही कुछ मामला एक और सामने आया है। राजस्थान के श्रीमाधोपुर के रहने वाली 17 साल की नाबालिग लड़की पाकिस्तान जाने के लिए जयपुर एयरपोर्ट पहुंची, जहां एयरपोर्ट पर CISF के जवानों ने उसे कस्टडी में ले लिया है। जानकारी सूत्रों की माने तो वह लड़की चोमू के एक नामी शिक्षण संस्थान में अध्ययन कर रही थी। वहीं उसकी बड़ी बहन भी चोमू के एक नामी हॉस्पिटल में नर्सिंग का कार्य कर रही थी। इस प्रकरण को आने के बाद जयपुर ही नहीं, सीकर और चोमू में भी हलचलें तेज हो गई हैं। जब हमने निजी शिक्षण संस्थान के पदाधिकारियों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि 2 दिन के अवकाश के चलते वे जानकारी नहीं दे पाएंगे। इसके बाद जब हमने हॉस्पिटल स्टाफ से जानकारी जुटाई, पता चला कि वहां से 4-5 माह पूर्व ही उसकी बड़ी बहन को वहां से हटा दिया गया है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर और कितने खुलासे होने वाले हैं, यह तो वक्त ही बताएगा। चोमू से दीपक सैनी, इंडिया न्यूज, राजस्थान। एयरपोर्ट पे पाकिस्तान के लिए जो लड़की निकली थी उसके हम पैतृक गांव पहुंचे, जहां आसपास के लोगों से, परिजनों से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात करने से मना कर दिया और हम वहां बिगर बात किए हुए पुनः लौट कर निकले। ये गांव उसी रास्ते ढाणी की ओर जा रहा है। इंडिया न्यूज से हरिओम कुमावत, श्रीमाधोपुर। तो ऐसे में आज हम उठाने जा रहे हैं ये तमाम बड़े सवाल। पहला बड़ा सवाल कि क्या ये ISI की नापाक साजिश का हिस्सा है। दूसरा बड़ा सवाल, ISI के कितने नकाबपोश प्रेमी बनकर घूम रहे हैं। तीसरा बड़ा सवाल, पाक बुलाने वाला मोहरा, तो इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है जो वहां पर मेहमान नवाजी भी कर रहा है, बिरयानी भी खिला रहा है, बिठा भी रहा है, डाइनिंग टेबल तक लेकर के जा रहा है और वीडियो भी बना रहा है। वहीं पाकिस्तान के एजेंट कैसे काम कर रहे हैं, यहां पर टारगेट कैसे कर रहे हैं, कौन चिन्हित कर रहा है, कौन चूज कर रहा है, हु इज द सॉफ्ट टारगेट, कैसे पकड़ना है, कैसे ब्रेन वॉश करना है, फिर कैसे भेजते हैं। अलवर की अंजू पर पाकिस्तान मेहरबान क्यों है, ये भी देखने की बात होगी। ये भी सब इसी साजिश का क्या हिस्सा है। हमारे साथ हैं RK यादव, पूर्व रॉ अधिकारी। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। हमारे साथ इमरान खान साहब हैं जो कि वीज़ा और ट्रैवल एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ बरखा त्रेहान जुड़ रही हैं, वुमेन एक्टिविस्ट। गीता भाटी हैं, सोशल एक्टिविस्ट। रज़ाउल्लाह हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि इस वक्त स्पॉट से लाइव मौजूद हैं। और साथ ही साथ प्रदीप भी मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये प्रदीप जिन्होंने तमाम इन्वेस्टिगेशन की है। जब मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ये ISI की किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है, तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रदीप उस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा थे। वो इन्वेस्टिगेशन जो हमने की, जहाँ पर ये लड़की 17 साल की लड़की भागकर जयपुर एयरपोर्ट पहुँच जाती है। वो इंस्टाग्राम पे जिस लाहौर के लड़के के टच में थी, वो बताती है कि मेरे स्कूल की कितनी लड़कियाँ और इस तरह के इंस्टाग्राम में हैं, जो और कितने लड़कों के इन टच में हैं। वहाँ एक अंजू वीज़ा लेकर के पहुँच जाती है। तो क्या एक तरीके का ये एक जाल बुना जा रहा है जिस जाल में फंस गई, और उसी जाल को एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर प्रदीप भी। लेकिन सबसे पहले RK यादव जी, ये क्या नजर आता है आपको पहली नजर में? कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकता कि यहां पर अंजू का वहां जाना, एक भारतीय लड़की का, और भारतीय लड़की को वहां पर ऐसे सर आंखों पर बिठा लेना। ऐसा तो पाकिस्तान है नहीं सर, हमने भी देखा क्या पाकिस्तान है। सर आंखों पर बिठा लेना, ड्रोन से वहां पे फिल्मों की तरह वीडियो कैमरा शूट करना, पुलिस की सुरक्षा देना, आज 40 लाख का घर दे दिया। और दूसरी तरफ वैसी ही कुछ
बच्चियों को, एक बच्ची भाग आती है जयपुर एयरपोर्ट पे कि पाकिस्तान जाना है, पाकिस्तान जाना, पाकिस्तान जाना है, जैसे उसका ब्रेन वॉश है, कोई उसको वहां बैठ करके हैंडल करा था कि भैया तुम आई जाओ किस तरीके से, वो तो बच गई। और ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन में देखा जिनको बाकायदा लाहौर के लड़के या फिर वहां के जो हैंडलर्स हैं वो इन टच हैं। ये क्या है, जस्ट मेयर कोइंसिडेंस या फिर ये एक बड़ा प्लान है? यादव जी, आर के यादव जी, आप तक आवाज आ रही है? चलिए ठीक है, उन तक आवाज नहीं आ रही है। लेकिन ग्रुप कैप्टन यू के देवनाथ, आपने बहुत इस तरह की इंटेलिजेंस जो है चीज़ों को फॉइल किया है, देखा है, क्या सिर्फ ये मेयर कोइंसिडेंस है जो मैंने सवाल पूछा, या फिर सच में इसके पीछे एक बौखलाए आईएसआई की घिनौनी साजिश है? वो आईएसआई जो कि फेल हो चुका है K2 के लिए, जो फेल हो चुका है पाकिस्तान में, जो फेल हो चुका है अपने आतंक में, अब इस तरफ जो है ऐसी घिनौनी साजिश रच रहा है। देखिए, अब ये जो 3 केस हुए हैं अभी हाल ही में, एक केस आज ही हुआ है जयपुर में, इन सब से एक ट्रेंड तो बहुत क्लियर है कि कोई साजिश है। मैं आपको अपने बैकग्राउंड से ये बता सकता हूँ कि ऐसी साजिशें पिछले 30 साल से चल रही हैं। जब से कश्मीर में 1987-89 में एक अलगाववादी मूवमेंट चालू हुआ, तब से ही पाकिस्तान को ये लगा, आईएसआई को ये लगा कि ये बहुत अच्छा मौका है हिंदुस्तान में गड़बड़ी फैलाने का। तो हमें बहुत चालाक रहना पड़ेगा। हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज हैं, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, अब इसके ऊपर बहुत कड़ी नजर रख रही हैं। जहां तक सीमा की बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज को तकरीबन 90% सीमा के बारे में एक्यूरेट जानकारी मिल गई है। और अब सिर्फ एक ही चीज बाकी है कि जहां जहां सीमा ने विवादास्पद बयान दिए हैं, उनका नैर्को टेस्ट पर हमें पता लग जाएगा। जहां तक अंजू की बात है, उसमें हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से अंजू को 20 अगस्त को अगर वो हिंदुस्तान वापस आ गई, क्योंकि उसका 30 दिन का वीजा है, तो हिंदुस्तान में आने के बाद हम उसका स्वागत करेंगे, घर जाके 2 दिन आराम करने देंगे, और उसके बाद हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज अंजू के माता पिता के सहयोग से उसको इंटरोगेट करेगी। बहुत ही नरम तरीके से करना पड़ेगा, बिकॉज क्योंकि वो आएगी तो करना पड़ेगा ना। वो वहां से बैठ के इंटरव्यूज दे रही है, वीडियोस दे रही है, ब्लॉग जारी कर रही है कि मैं अब मेरा कौन है पाकिस्तान में, मैं आ जाऊं। वो पूरी तरह से ब्रेन वॉश्ड हो चुकी है। वहां पे उसको देखिए, घर 40-40 लाख का घर दे रहे हैं, और वहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये तो हमारी बहू होगी। वहाँ रोज़ विजुअल्स आ रहे हैं, बिठा करके इतना बड़ा आलीशान घर है, उसमें ऐसे ट्रीटमेंट मिल रहा है कि भैया वो तो वादियों में चली गई है, जैसे पता नहीं कौन सी जन्नत है पाकिस्तान। वहाँ तो रोज़ ऐसे वीडियोस आ रहे हैं कि भैया अब तो ये वापस आने की नहीं, अब यहीं की होगी। और जो कहीं ना कहीं ये एक मैसेज दिया जा रहा है कि, और जो ये देख रहा है, शायद जो ये कोई देख रहा है, ये वो भी देखे कि हम देखिए किस तरीके से जो है लड़कियों के लिए, खासतौर से भारतीय लड़कियों के लिए पाकिस्तान तो स्वर्ग है, एक तरीके का वो मैसेज दे रहा है। कुछ यही मैं पढ़ पाया। आर के यादव साहब, क्या आप इसमें देखते हैं साजिश? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं गहरी साजिश नजर आती सर। नहीं, इसमें साजिश तो मैं नहीं कहूँगा, ये एक बेवकूफ़ी का ही मामला कहूँगा मैं तो, क्योंकि इसमें साजिश क्या है? इसके पास क्या है कुछ हमारे देश सोशल मीडिया में ये जो लोग कनेक्ट हो गए, और वो जो वहाँ पे कैसे गई क्या गई, वो लीगल तरीके से ही गई है। तो इसमें मुझे ऐसी कोई खतरे की बात तो नजर नहीं आ रही कि उसके पास वो कुछ ऐसा नुकसान कर सकती है हमारा। ठीक है, बरखा जी, आपको क्या लगता है, मतलब किस तरीके की? क्योंकि मैं सिर्फ इस तरीके से जोड़ के नहीं देख रहा हूँ कि चलो सर कह रहे हैं कि एक बेवकूफ़ी भरी लगती है, लेकिन वो यहाँ पर एक कोई बड़ा खेल रचना चाह रहा है ना, कि एक तरफ अंजू चली गई, दूसरी तरफ जो है एक लड़की भाग करके जयपुर एयरपोर्ट पहुंच जाती है, उसका कनेक्शन भी पाकिस्तान से निकलता है, वो एक पाकिस्तानी लड़के से लगातार संपर्क में, और जो उसको ब्रेन वॉश कर चुका है, उसके साथ जो जितनी उसकी क्लासमेट्स हैं वो भी सारी नाबालिग, वो सारी जो है पाकिस्तान के लड़कों के उसमें हैं।
तो अगर तो ये चाहेंगे या फिर वो पाकिस्तान चाहेगा, अगर साजिश का अच्छा नहीं है, वो तो 1 सेकंड में पासपोर्ट भी बन जाएगा, 1 सेकंड में वीज़ा भी लग जाएगा, तो या पाकिस्तानी एम्बेसी से लगना है, वो तो अंजू की तरह अपने जैसे अपनी चीज़ स्लीपर सेल जो है बनवा लेगा। ये बड़ी साजिश नहीं? मुझे लगता है ये बहुत बड़ी साजिश है और आईएसआई जो है वो काम कर रहा है इसके ऊपर। भारत की जो बेटियां हैं उनको गुमराह किया जा रहा है और उनका माइंड वॉश किया जा रहा है, टारगेट की जा रही है आईएसआई द्वारा। और किस तरीके से यूज करेंगे वो तो बाद में निकल आएगा, खुलासा इतनी जल्दी नहीं हो सकता। लेकिन ये बहुत चिंता का विषय है, इतनी सारी ये टाइमिंग देखिए आप। अभी सीमा हैदर की बात चल ही रही थी यहाँ पर भारत में, सब लोग एक सुर में बोल रहे थे कि सुरक्षा, भारत की सुरक्षा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। वो तो चल ही रही थी प्रक्रिया, मुझे पूरा विश्वास है अपनी जो सुरक्षा एजेंसीज पर। लेकिन ये टाइमिंग देखिए, मुझे टाइमिंग पे बहुत शक हो रहा है कि एकदम से वीजा दे दिया। बरखा, मैं 1 सेकंड आपको रोकूंगा, क्योंकि मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। इस वक्त हमारे साथ जम्मू कश्मीर के फॉर्मर डीजीपी एसपी वैद साहब जुड़ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, मैं यहाँ पर जिस केस को डिस्कस कर रहा हूँ वो केस है कि एक लड़की जयपुर एयरपोर्ट पर भाग कर जाती तो सीआईएसएफ उसे पकड़ लेता, वरना एयरपोर्ट के वो अंदर घुस जाती कि उसे पाकिस्तान जाना है, पाकिस्तान का टिकट कहाँ से मिलेगा। और दूसरी तरफ जो है उसका अगर सोशल मीडिया अकाउंट सर्च किया जाता है, वो पाकिस्तानी लड़कों के जो है इन टच में थी, जो उसे लगातार पाकिस्तान आने के लिए इनवाइट कर रहे हैं। उनकी जो बाकी और जो फ्रेंड्स हैं और जो बाकी और जो क्लासमेट्स हैं, उनकी भी मॉडस ऑपरेंडी यही है, एक तरीके का लव ट्रैप। और दूसरी तरफ अंजू वहां पर जाती है वो दिखाना उस माध्यम से कि देखिए वो किस तरीके से पाकिस्तान एक जन्नत है। सर, क्या एक तरीके की ये साजिश का हिस्सा है कि यहां पर भारतीय लड़कियों के लिए, जैसे जितनी जल्दी अंजू का वीजा फैसिलिटेट किया गया, वहां से तस्वीरें आ रही हैं, और अब ये नए केसेस का सामने आया जिसका सबका कनेक्शन वहां पर लव ट्रैप ही है कहीं ना कहीं? नमस्कार आपको भी और आपके दर्शकों को भी। देखिए, ऐसा है, मैं पिछले 35 सालों से भगवान ने मौका दिया जम्मू कश्मीर में काम करने का, तो नेचुरली यहाँ रहते हुए पाकिस्तान से रोज ही कोई ना कोई मुद्दा रहता है। और पाकिस्तान आपका नेबर ऐसा है जहाँ आईएसआई जैसी एजेंसी हो जो अपने पत्रकारों को अगवा कर लेती है, अपने लोगों को गायब कर देती है। ऐसी एजेंसी, ऐसी एस्टैब्लिशमेंट जो पाकिस्तान को चलाती है, उसको किस तरह से ट्रस्ट किया जाए? मैं कहता हूँ ये नामुमकिन सी बात है कि ऐसी एजेंसी को ट्रस्ट किया जाए। हालांकि आज के ज़माने में ऐसा होना कोई मैं नहीं समझता मुश्किल है। आजकल के बच्चे बिल्कुल इंटरनेट का ज़माना है, एक दूसरे से पबजी खेलते रहते हैं, कुछ दूसरे सोशल मीडिया में टच में रहते हैं। तो किसी यंग लड़के लड़की को प्यार हो जाना कोई मुमकिन मैं नहीं समझता, नामुमकिन सी बात है। और मैं कल ही पाकिस्तान की चैनल देख रहा था, मैं देखता रहता हूँ अक्सर पाकिस्तान की चैनल, वो उसमें आरजू काजमी एक यूट्यूब चलाती हैं, वो कह रही थी कि पाकिस्तान के वहाँ से तो लोग, वहाँ कौन सी जन्नत, वहाँ से तो लोग भागना चाहते हैं। वो दिखाने के लिए आपको जरूर सारा इसको चुपड़ा करके बढ़िया सा दिखा के बनाकर दिखाएंगे कि पाकिस्तान जन्नत है। पाकिस्तान तो जहन्नम है। वहाँ के बच्चे, आपने 15 दिन पहले देखा किस तरह से वहाँ से यंग बच्चे भाग रहे हैं कश्ती में। वो सारे वहाँ यूरोप भागना चाहते हैं, इनफैक्ट टर्की का रास्ता लेते हैं। वो यहाँ से नाबालिग बच्चियों को ट्रैप करवा रहा है। वहाँ पर एक पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी में जो है वो सेक्स स्कैंडल निकल आया, वो अपनी बच्चों को नहीं सुरक्षा दे पाया। यस, तो वहाँ कोई 250-300 उनके यंग लड़के डूब गए वहाँ समुद्र में। तो वहाँ की ये हालत है, वहाँ रोटी के लिए लोग तरस हैं, वहाँ इकोनॉमी बिल्कुल डूब गई है। तो पाकिस्तान तो जहन्नुम में आजकल कौन जाना चाहिए? मैं तो समझता हूँ जो बच्चियां इनके ट्रैप में फंस रही हैं, ये जो लव जिहाद यहाँ भारत में एक पर्टिकुलर वर्ग करता है। आपने देखा कुछ दिनों से किस तरह से लव जिहाद के केसेस होते हैं। पाकिस्तान की एजेंसी
पर कोई आप भरोसा नहीं कर सकते। ये बिल्कुल वो कर रही होगी, अपने लड़कों को इसमें बिल्कुल उनको तैयार कर रही होगी कि आप भारत की लड़कियों को गुमराह करिए, सोशल मीडिया इस्तेमाल करिए। मैंने खुद देखा जम्मू कश्मीर में किस तरह से जब बुरहान वानी का केस हुआ, उस वक्त मैं डीजीपी था, किस तरह से मुझे वहां से पोस्टर्स लाए गए। वहां उन्होंने एक आर्मी ऑफ साइबर मुजाहिद, मैंने ये वर्ड पहली बार सुना उस वक्त, 2016-17 की बात है। साइबर मुजाहिदी उन्होंने पैदा किए, जो जिनको कहा गया कि आपको भारत में जिहाद लड़ने के लिए कश्मीर में जाने की जरूरत नहीं, आप घर में बैठिए, इंटरनेट और स्मार्टफोन यूज करिए, लैपटॉप यूज करिए और यहीं से जिहाद लड़िए। वो पाकिस्तान में बैठकर भारत के लिए प्रोपेगेंडा यहाँ के बच्चों को रेडिकलाइज करने के लिए कर, और आज भी बहुत सारे बच्चों को रेडिकलाइज करते हैं। नहीं, तभी मैं ये डॉट्स इसलिए जोड़ सकता हूँ वैद साहब, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से देखा है। क्योंकि एक वक्त पे, मैं इसलिए इसको ये देखना चाह रहा था, एक वक्त पे यही वो प्लान कहीं ना कहीं घाटी में वो यूज कर चुका है आईएसआई। यानी कि घाटी में भी जो नाबालिग बच्चियां हैं, नाबालिग बच्चियों को जो कहीं ना कहीं ट्रैप करना इंटरनेट मोबाइल के माध्यम से पाकिस्तान के द्वारा, फिर उसके बाद ट्रैप में फंसा करके पाकिस्तान की तरफ ल्योर करना ताकि वो उनको कन्वर्ट कर सके या फिर जो है और रेडिकलाइज कर सके, पाकिस्तान की तरफ बुला सके। यानी आईएसआई पहले भी ये करती रही है। क्या ये उसी तरीके का एक हिस्सा है? इसका सप्लीमेंट्री ये तब जब K2 फेल हो चुका है, आतंकी घटना ऑलमोस्ट जीरो है, पत्थरबाजी खत्म हो चुकी है, आईएसआई के पास काम नहीं है। बिल्कुल K2 फ्लॉप हो चुका है। कश्मीर में बिल्कुल हालात नॉर्मल से होते जा रहे हैं। आप देखिए आज कश्मीर में कितनी स्थिति में कितनी तब्दीली आई हुई है, और पाकिस्तान की एजेंसी के पास आज वहां के लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है। उनकी एजेंसी के पास जो करोड़ों रुपया अमेरिका से और बाकी जगहों से आता था, वो आज उनके पास पैसा नहीं है। तो इसलिए वो मैं कल ही एक न्यूज देख रहा था, जीरो इनफिल्ट्रेशन। हमारे एक ऑनरेबल मिनिस्टर हैं होम के, उन्होंने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया कि पिछले 7 महीनों में जीरो इनफिल्ट्रेशन हुई है। तो ये दिखाता है कि कितनी तब्दीली कश्मीर में आ रही है। पत्थरबाजी नहीं हो रही, हुर्रियत डिफंक्ट कर दी गई, और एनआईए और बाकी एजेंसीज ने जो OGW नेटवर्क था और ये जो इकोसिस्टम था उसको बिल्कुल दबोच के रखा है, और हवाला मनी को दबोच के रखा। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो नार्को टेररिज्म के सिवाय और कोई पैसे का सोर्स नहीं है। वो मुझे उन पर पूरा हमने ये होते हुए कश्मीर में देखा है किस तरह से लड़कियों को, तो ये पर मैं भरोसा बिल्कुल भी नहीं करता। और मैं अपने देशवासियों की बच्चियों को भी अपील करूंगा, और अपने को पैनलिस्ट और आपके माध्यम से सभी देशवासियों को भी अपील करूंगा कि इन पर कोई भरोसा ना रखे, अपने बच्चियों को संभाल के रखे। और पाकिस्तान कोई जन्नत नहीं है, जहन्नम है वो। वहां अगर जाएगी उस बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, खाने के लिए तरसेगी। RK यादव सर, एक्स ऑफिसर है हमारे साथ। सर यादव जी, मतलब कितना मुश्किल हो जाता है कि एक बेटी जिसको उसको पूरे तरीके से ब्रेन वॉश कर लिया, ठीक है, उसको पाकिस्तान जो है उसका तो मॉडस ऑपरेंडी चल रहा है, बिटवीन द डॉट्स में तभी जोड़ रहा था, और ये चीज़ वो कश्मीर में आजमा चुका है आईएसआई। अगर वो चली गई पाकिस्तान और पाकिस्तान उसको ले गया, मुझे एक बात बताइए, वो पूरा परिवार तो उम्र भर के लिए रह गया ना। कल को वो दिल्ली गई, मुंबई गई, गुजरात गई, कहीं भी जाकर के ढूंढ लेगा। अब दुश्मन मुल्क पाकिस्तान चलेगी, कितना खतरनाक ये प्लान है। जी RK सर। इस जगह को भी मैं जानता हूँ, मैं वहाँ पे मेरा कुछ ज़मीन है, मैं वहाँ पे रहता हूँ। और ये जिस स्कूल में वहाँ पढ़ रही थी, उस स्कूल के प्रिंसिपल और वो उसके मालिक भी मुझे जानते हैं। मैंने काफ़ी वेरिफिकेशन की है इसके बारे में। ये लड़की का बैकग्राउंड ऐसा नहीं था जैसा कि ये जाल में फंस गई। ये सोशल मीडिया पे इसका दिमाग कैसे ब्रेन वॉश हुआ है, किस तरह किया गया है, इसके बारे में मैं कह नहीं सकता, क्योंकि इसका कोई हमारे पास ना तो सबूत है ना कोई हमारे पास जानकारी। लेकिन इसकी बैकग्राउंड ऐसी नहीं थी कि ये लड़की आराम से
इस तरह के जाल में फंस जाती। कुछ ना कुछ हुआ है और ये हमारे लिए कोई वो नहीं होना चाहिए कि हर तरह आगे भी इस तरह चलता रहेगा। हमारे यहाँ की लड़कियां भी जो हैं सब समझदार हैं और वो हर तरह से अपना फ्यूचर समझती हैं कि यहाँ पे क्या है और पाकिस्तान में क्या है, और वो सब नॉलेजेबल हैं। और ये जो एक इंसिडेंट हुआ है इसको हम ये सोचें कि आगे ऐसा और होता रहेगा, मुझे डाउट है इस बारे में। और इस तरह से मीडिया ने इसमें साथ दिया है और मीडिया ने इस चीज को पूरे उसमें नहीं, जाहिर सी बात है। आज मुझे लगा कि ये दिखाना चाहिए, कार्यक्रम करना चाहिए, तभी जो है तमाम ये पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। एंड थैंक यू एसपी वैद साहब भी जुड़े हुए हैं। सर आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जो पैनलिस्ट रह गए हैं उनका एक एक कमेंट मैं लेकर के आपके पास में वापस आऊँगा। गीता भाटी आपके पास में आना चाहता हूँ, इमरान खान रह गए हैं हमारे साथ, प्रदीप रह गए हैं, रजौला रह गए। एक एक जल्दी से कमेंट मैं सबका लेना शुरू करता हूँ। गीता भाटी, आप पहले दिन से कहती रही हैं कि आपको दाल में कुछ काला लगता है। इतनी आसानी से दाल मखनी पक नहीं रही है, ये वहां बैठ के कुछ ना कुछ हो रहा होगा। इसका पार्ट भी बाकी है। जब से सीमा आई थी आप कहती रही थी, फिर वो अंजू का दिखाना, वीडियो शूट, तमाम चीजें। आज एक और भाग के जा रही थी, उसका कनेक्शन भी पाकिस्तान में ऐसे निकला कि कोई लड़का बैठ के बुला रहा है। और उसके बाद कई और ऐसे वीडियोस, कई और ऐसे लिंक्स निकले जिनका भी कनेक्शन वहीं पाकिस्तान में है, जो पाकिस्तान में बैठ करके जो इनको ब्रेन वॉश कर रहे हैं, बुला रहे हैं। गीता भाटी, आपको पहले दिन से साजिश का शक था? गीता भाटी जी नमस्कार अबुल भाई। मैं आपके चैनल के माध्यम से हमेशा आवाज उठाती भी रही हूँ। जब सीमा हैदर आई थी और 2 महीने चुपचाप रही, हम हमेशा शुरू से, जब से आप लोगों के द्वारा इस खबर को बार बार दोहराया गया, मैं बार बार आपके माध्यम से भी और चैनलों के माध्यम से भी ये बोलती रही कि जिस समय सीमा हैदर आई 2 महीने वो छुप कर रही हमारे देश में और किसी को पता नहीं था कानो कान कि पाकिस्तान से कोई महिला आई है। न जाने कितनी सीमा हैदर और कितने ऐसे षड्यंत्र रचे गए होंगे, लेकिन आप लोगों की सक्रियता के कारण उसका जो भी, चाहे वो जासूस थी या नहीं थी, लेकिन एक समय था जब एजेंसियों को चकमा देकर वो निकल आई। और उस समय क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये एजेंसियां जांच भी कर रही है। हमें देश की एजेंसियों पर भरोसा है, मानते हैं, लेकिन जो हमारे लूप फॉल्स रहते हैं उन्हीं का तो ये फायदा है। और आज उसका जीतता जागता एक सबूत है। जो लड़की अंजू यहाँ से गई, वो पूरे 1 साल से वीजा अप्लाई कर रही थी पाकिस्तान का, लेकिन उसे वीजा नहीं मिला। लेकिन जैसे ही हमारे यहाँ मामला ये सीमा हैदर आई और तुरंत उसके चंद दिनों में ही उसे वीजा मिल गया। तो ये एक षड्यंत्र का हिस्सा है, ये दिखता है। एक गांव का और एक आम व्यक्ति होने के नाते बिल्कुल ये वाजिब सवाल है। और ये सवाल, क्योंकि ये सवाल इसलिए बहुत वाजिब है, क्या इनके साथ, ये जो हम ये कह रहे हैं कि क्या ये हैंडलर्स है, इनके साथ जो है पाकिस्तान की ISI जो है इसके पीछे से ये सब काम बखूबी वो करवा रही है, या करवाना इतना आसान हो जाता है कि चलिए आप ये कीजिए, बाकी काम जो है हम करवा देंगे। हमारे साथ खान साहब मौजूद हैं जो कि अपनी ट्रैवल साइट चलाते हैं, वीज़ा एक्सपर्ट्स हैं, ट्रैवल एक्सपर्ट हैं। खान साहब, आप तो पूरी दुनिया में लोगों को भेजते हैं, आप तो एक्सपर्ट हैं। मुझे एक बात बताइए, आपको इस कहानी में क्या लगता है? भाई पाकिस्तान जो है, आप पाकिस्तान नहीं भेजते लोगों को, आप वहाँ से डीलिंग नहीं करते, मेरे को मालूम है, पर लेकिन पाकिस्तान किसी को जाना हो इतनी आसानी से मिल जाता है वीज़ा क्या? जैसे ये अंजू को मिल गया कि 1 साल से देरी बुला रही थी, नहीं आया, अब वो चली गई, अब वो वीडियो दिखा रहा है, अब वो अचानक से वीज़ा दे रहा है। वैसे तो कोई पाकिस्तान को कोई पूछता ही नहीं, लेकिन अब तो दिखा रहा है कि वो जन्नत है। मतलब ये क्या है, क्या झोल नज़र आता है वीज़ा का? जी अरोड़ा साहब, सबसे पहली चीज़ ये है कि किसी भी कंट्री का वीज़ा आसान नहीं है, और ख़ास करके लड़कियों के लिए। वो डिपेंडेंट होती हैं अपने माँ बाप पे, डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है, प्रोसेस की ज़रूरत होती है। अगर आप कोई, जैसे पाकिस्तान की आप बात करो, तो हमारी कंपनी ने कभी पाकिस्तान का वीज़ा अप्लाई नहीं किया। हम उससे काम ही नहीं करते जिससे हमारे देश का नहीं बनता। जब हमारे मुल्क उसके साथ है तो हम उनके साथ हैं ना। जब हमारी कंट्री से उनका लेना देना नहीं, तो हम वो वीज़ा ही प्रोसेस नहीं करते उस कंपनी का। सबसे पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि अगर आप कोई वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो एम्बेसी का एक प्रोसेस सिस्टम है उसमें। पाकिस्तान में टूरिस्ट वीज़ा अभी आप देखोगे लगभग के वो अलाउ नहीं है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं उस कंट्री का काम नहीं करते, इसलिए उसकी ज़्यादा जानकारी हमारे पास नहीं है। पाकिस्तान में सबसे पहली चीज़ ये है कि आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, सिंगल हो, वहाँ पे कौन आपको बुला रहा है, पेपर आते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होती है, इन्विटेशन आता है,
तो वो कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, मेल पे आ रहा है। एम्बेसी का एक प्रोसेस सिस्टम होता है, चाहे वो कोई भी एम्बेसी, अपॉइंटमेंट लेना है, सबमिशन करना है। ये कैसे पॉसिबल है कि एम्बेसी आप जा रहे हो, एम्बेसी आपसे कोई पेपर ही नहीं मांग रही है। अगर पेपर मांग रही है तो वीज़ा अप्लाई हो रहा है। तो अच्छा, अगर किसी को शादी पे जाना है, अगर किसी को जाना है वहाँ पर शादी अटेंड करने के लिए, या किसी की बुआ बुला रही, चचा बुला रहा है, कुछ सप्लीमेंट्री कुछ लगाना तो होता होगा ना? बिल्कुल, आपको इन्विटेशन वहाँ से आता है, डॉक्यूमेंटेशन आते हैं, मिनिस्ट्री से पेपर अटेस्ट होकर के इनफैक्ट आते हैं, क्योंकि एक प्रोसेस है गवर्नमेंट का। इंडिया और पाकिस्तान, ये जितनी भी कंट्रीज हैं, सारे गवर्नमेंट के अपने एक प्रोसेस होते हैं। तो आप उस प्रोसेस को फॉलो करते हो। जब आप फॉलो कर रहे होते हो तो आपको वीज़ा मिलता है। बट सिंगल पर्सन, खास करके लड़कियां, उनको वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई वीज़ा आसानी से मिल रहा है तो या तो बैकग्राउंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, या फाइनेंशियल बहुत पेपर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जाहिर सी बात है, मतलब सिंगल, वो भी अकेली लड़की, वीज़ा मिलना इतना मुश्किल। फिर उसके बाद अभी ऐसा लगता है प्रदीप, अब यहां पर मैं आना चाहता हूं, क्योंकि उसके बाद फिर जो है ये पूरा पैनल जो है हमने खोल दिया है। एक कमेंट रज़ौला के लेंगे, ग्राउंड पर चलेंगे, फिर उसके बाद मैं एसपी वैद के साथ पास दोबारा जाऊंगा, फिर बरखा तिरहान। यहां से कहीं ना कहीं लगता है प्रदीप कि चीजें पिक एंड चूज है, पिक किया जा रहा है लड़कियों को, सिंगल जो पाकिस्तान की तरफ अट्रैक्टेड हैं। जैसे वो जयपुर वाली लड़की भाग करके एयरपोर्ट तक पहुंच गई, और उसके साथ जो और साथी लड़कियां पहुंच सकती थी, यानी कि जो सॉफ्ट टारगेट, वो नाबालिग लड़कियां। एक अंजू 2 साल से अप्लाई कर रही थी, उसने, हमने दिखाया था वो डॉक्यूमेंट, उसने बाकायदा लिख दिया वो क्यों जाना चाहती है वहां पर, अपने दोस्त से मिलने के लिए। दोस्त कौन? कोई फेसबुक वाला दोस्त, भाई वो कभी मिले ही नहीं, और वीजा दे दिया। ये बिना किसी आईएसआई या बिना किसी साजिश के संभव कैसे हो सकता है प्रदीप? बिल्कुल सचिन, ये संभव नहीं हो सकता। मैं आपको 4 मेन पॉइंट बताता हूँ। जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और जितने सोशल मीडिया में खास तौर से लड़कियां एक्टिव है, तो ऐसे उन लड़कियों की मनोचिकित्सक जो उनकी साइकेट्रिक्स है, इन लोगों का पहले एनालिसिस किया जाता है, इनका डाटा इकट्ठा किया जाता है, और डाटा इकट्ठा करने के बाद उनके खास तौर से कॉलेज, स्कूल, उनके आसपास जो है इस तरीके के जो स्लीपर एजेंट सक्रिय रहते हैं, जो उनसे दोस्ती काटते हैं। और इनके 2 अकाउंट्स होते हैं, मतलब एक अकाउंट को 2 लोग ऑपरेट कर रहे होते हैं। एक पाकिस्तान पे बैठ के और सेम फोटो पे ऑपरेट कर रहा होता है, एक यहाँ बैठ के सेम उसको ऑपरेट कर रहा होता है। एक पहली चीज़ ये होती है। दूसरी चीज़ होती है कि जब इनको उन लड़कियों से बात करनी होती है तो एक बॉटम आता है, जैसा भी RK यादव साहब नहीं बता पा रहे थे, हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो, लेकिन इस पॉइंट पर मैं बात बताऊँगा। एक बॉटम सॉफ्टवेयर होता है, जब आप किसी के मोबाइल पर उसको डाल देंगे तो उससे जब आप बात करेंगे तो वो जो सॉफ्टवेयर होता है उसका जो एक्सेस होता है वो फॉरेन कंट्री में होता है, वहां तक जाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए बॉटम के जरिए बातचीत होती है, और उनको इतने प्यार में इतना उलझा दिया जाता है कि वो लड़की का पूरा जो मेन माइंड उनका उसका पूरा खाली हो जाता है। इस तरीके से टारगेट करते हैं। नंबर 2 बात यह है कि जैसा भी RK यादव जी ने कहा, जन्नत दिखा दी जाती है। जी, जन्नत दिखा जाती है। जब कोई लड़की वीजा के लिए अप्लाई करती है तो वहीं से इंटेलिजेंस ब्यूरो का प्रोसेस शुरू हो जाता है। क्या वो 2 साल से वो लड़की अप्लाई कर रही थी अंजू, जब उसको वीजा मिला, वहाँ डॉक्यूमेंट्स गए, जैसे अभी खान साहब बता रहे हैं स्टूडियो में बैठ के, इमरान खान जी, तो वहीं से इंटेलिजेंस ब्यूरो को इसके पीछे लग जाना चाहिए था, पता करना चाहिए था कौन लोग थे। वो खुद कह रही है कि मैं हजारों रुपए देके मेरे को ये वीजा मिला, उसका जाने का मकसद क्या था। जब भारत और इंडिया के बीच में इतना तनाव है, ऐसे तनाव के माहौल पे अगर कोई औरत जहाँ पे कंगाली छाई हुए वहाँ पे वो लड़की जाना चाह रही है तो उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे इंटेलिजेंस ब्यूरो पूरी तरह से फेल हो गया। लोकल स्पेशल ब्रांच जो होता है, जिसे LIU कहते हैं, राजस्थान में अलग नाम है, दिल्ली में अलग नाम है, यूपी में अलग नाम है, वो सारा फेल हो गया। अगर आपके यहाँ से अगर कोई लड़की वहाँ जा रही है तो लोकल थाने पे उसकी इन्फॉर्मेशन आती है, वहाँ से इसकी इंक्वायरी होती है, वहाँ पे आपका फेलियर हो गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन चुप रहा हो। जो दिल्ली और दिल्ली भारत के अंदर जो स्लीपर एजेंट्स बैठे हैं वो आज भी इस चीज़ों का खामियाजा उठा रहे हैं। इसके अलावा जब इनको मेल पे बात करनी होती है तो उसमें ड्राफ्ट सिस्टम होता है, उसको थोड़ा ध्यान से इंडियन न्यूज़ के दर्शकों को समझने की जरूरत है। जब मैं अगर किसी को मेल कर रहा हूं तो उसका पासवर्ड यहाँ को भी पता है और पाकिस्तान में बैठे भी पता है, वो मेल सेंड नहीं करते। अगर सेंड करेंगे तो उसको इंटेलिजेंस ब्यूरो उसको पकड़ लेता है। तो ड्राफ्ट के अंदर ही एक दूसरे से कन्वर्सेशन वो लोग करते हैं। तीसरा इसके अंदर ये होता है, जब बड़े लेवल पे कोई नेटवर्क अगर पाकिस्तान ISI एजेंट को करना होता है तो वो एक एडवर्टाइजमेंट के जरिए करते हैं। जिस दिन वो ऐड आएगी, पेपर में छपेगा, उस दिन यहाँ बैठे हुए लोगों को पता चल जाएगा कि इस मुहिम को अंजाम देना है। तो कुल मिला के यही तो हमारा मकसद है ना प्रदीप, की कुल मिलाकर के ना जाने कितनी सैकड़ों हजारों ऐसे मासूम बच्चियां अभी होंगी जो कि उस संपर्क में होंगी, जो कम से कम बचा सके, जो कम से कम हम बचा सके इन ऑफिसर्स के जरिए, इन एक्सपर्ट्स के जरिए बचा सके, कि कम से कम बता सके कि वो नरकिस्तान है, उसका वो चेहरा है ही नहीं वो दिखाने की जो कोशिश कर रहा है।
वो इसीलिए ड्रोन पाकिस्तान शूट जो किया है, गया। मुल्क जो है वो बर्बाद हो चुका है। रजाउल्ला, एक कमेंट आपका लेता हूं एसपी वैद साहब, उसके बाद आपके पास आऊंगा। जब आप ग्राउंड पे थे, क्या पूछताछ हुई? सीआईएसएफ ने पूछताछ के बाद क्या बताया? ये लड़की का ब्रेन वॉश कैसे हुआ था और इसकी बहन ने क्यों कहा कि शुक्र है मेरी बहन बच गई, वरना वो पाकिस्तान चली जाती? अंदर से तो बंदा कर दिया। रजाउल्ला, आप म्यूट हैं। रजाउल्ला, आप म्यूट हैं। चलिए रजाउल्ला, जब तक आप अनम्यूट कीजिए। एसपी वैद साहब, सर ऐसा है कि पाकिस्तान, क्योंकि सर बीइंग अ जर्नलिस्ट हम तो चीज़ें रिपोर्ट करते हैं, और बीइंग अ जर्नलिस्ट क्या सर, मेरे कितने जर्नलिस्ट फ्रेंड हैं, हालांकि मैं नहीं गया, तमाम जितने वो स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी के फ्रेंड हैं, जब कभी मैच कवर करने के लिए वो जाते हैं, तो वो लोग बताते हैं कि जैसे ही आप एंटर करते हैं ना, भले आप वाघा से एंटर कीजिए या फिर किसी और, क्योंकि अब तो एयरवेज तो है नहीं, तो वैसे ही ना आईएसआई इंटेलिजेंस के 2-2, 3-3 लोग जो है पीछे लग जाते हैं। एक गाड़ी हमेशा आपके पीछे पीछे फिरती रहती है। आप अगर लू भी जाते हैं तो भी पीछे आते हैं, आपको तंग करते हैं, पूछते हैं कित्थों आए हैं, क्या करता है, फलाना ढिमकाना, मतलब उस तरीके के लोग हैं। आपको रहने नहीं देते जब तक आ रही, और हमेशा आपका दिल धड़कता रहता है कि भैया ये कौन है, हमारा पीछा किया जाएगा। 24 घंटे इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर चलती रहती हैं। अब मुझे सरबजीत का ख्याल आता है, जो गलती से रात को सरहद पार कर गया, बॉर्डर विलेज पे रहता है सरबजीत, उसको जब तक वो मर नहीं गया उसको वो अपनी जेल में रख लेते हैं सर। यहाँ पर यही वो करते हैं। अब हमारे ऑफिसर को पकड़ करके ले आते हैं और यहाँ पे उसको बता देते हैं जासूस यादव को। तो सर ये आईएसआई का असली चेहरा है, लेकिन ये बाज क्यों नहीं आता? ये बार बार क्यों कोशिश करता है इस तरीके के ट्रैप बनाने की, फंसाने की? एक रोग आएंगे तो बहुत चीजें उखड़ जाएंगी, जिसका कि हमारे पास कुछ सबूत हैं, और वो मुद्दा दूसरा है। और अभी ये जो चल रहा है हमारा डिस्कशन, वो ये एक जो लड़कियों की जो इधर वहाँ जाके शादियाँ हो रही हैं और इस तरह का हो रहा है। मैं आपको 2 एग्जाम्पल अपने देश की लड़की। एसपी वैद साहब, अगर इसी क्वेश्चन को आप पूरा करना चाहिए, मेरा सवाल आपसे था। मतलब जिसका कितना घिनौना चेहरा हम देख चुके हैं, कौन पाकिस्तान जाना चाहेगा? पाकिस्तान अगर किसी को वैलिड वीज़ा पे गया तो भी उसके जा करके कैसे आईएसआई पीछे पड़ जाती है, तमाम चीज़ होती है कि शुक्र है कि वापस आ गए। वहाँ कोई जाना नहीं चाहता, जिसका रैंक जो है 200 से नीचे पासपोर्ट जो है बैड पासपोर्ट में जाता है, तो वो अब ऐसी तस्वीर दिखा रहा है दुनिया को जैसे कि वो जन्नत है। यहाँ से लड़कियाँ बुला रहा है, यहाँ से लड़कियों को ल्योर कर रहा है। ये कैसा प्लान है सर, और ये कितना खतरनाक है? से जो देखिए, पाकिस्तान एक रोग कंट्री है, और उनकी जो एस्टैब्लिशमेंट और आईएसआई जो है वो एक रोग एजेंसी है। और जैसे आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि जैसे ही आदमी बागा बॉर्डर क्रॉस करता है उसके पीछे उनके आदमी लग जाते हैं। यहाँ तक कि हमारे एम्बेसी के लोग जो इस्लामाबाद में पोस्टेड हैं, वो बाहर निकलते हैं, उनको फॉलो किया जाता है, उनकी एक एक हरकत फॉलो की जाती है। तो जो विजिटर यहाँ इंडिया से जाता है, वो जैसे ही एयरपोर्ट पे लैंड करता है या बागा बॉर्डर क्रॉस करता है, उसका वो जब तक वो वापस नहीं चला जाता, उसका एक एक मूवमेंट फॉलो किया जाता है। उनका आईएसआई का जो आदमी पाकिस्तान एम्बेसी जो दिल्ली में है, जहाँ वीज़ा इशू होता है, वहाँ जब तक वो उसको अप्रूव ना करे वो आपको वीज़ा नहीं मिलता। तो ये जो सीमा हैदर वाला केस इतना हाईलाइट हो रहा था, एकदम जो आपके 2 पैनलिस्ट ने टाइमिंग की बात की, मैं बिल्कुल उनसे सहमति रखता हूँ। एकदम कैसे उसी वक्त आईएसआई ने अंजू को वीज़ा इशू कर दिया, जिसने 2 साल से अप्लाई किया था। तो ये बिल्कुल वहाँ पाकिस्तान में तो बिना आईएसआई के तो वहाँ की गवर्नमेंट ही बनती। वहाँ इमरान खान जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, वो भीख मांग रहे हैं कि हम पाकिस्तान फौज आर्मी चीफ से मुझे मिलने की इजाज़त मिले। वहाँ ये हालत है, वहाँ आईएसआई के बगैर वहाँ की हुकूमत नहीं बन सकती। तो बात ही नहीं। तो ये हमारी जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं आपका एक शुक्रिया करूंगा और आपके माध्यम से अपील करूंगा, बहुत ध्यान से। ठीक है, इस जवानी में इश्क हो जाता है, प्यार हो जाता है, लेकिन पाकिस्तान जैसे जहन्नम में मत फंसिए। आप ये जो संदेश दे रहे हैं,
ये हमारी बच्चियों को सुनना चाहिए। और एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन आपकी इस प्रोग्राम की। और थैंक यू सर। बच्चियां इनकी जिहाद के चक्कर में फंसे नहीं। वो थैंक सब यू जो सर। दिखा रहे हैं कि अंजू का वाह वाह वाह, इससे बड़ा जन, वहां से लोग भाग रहे हैं, वहां के लड़के लड़कियां, उनको कल की अनसर्टनिटी है। मैं उनकी आज ही चैनल देख रहा था, तो उनको वो मरने के लिए तैयार है, पाकिस्तान से भागने के लिए जाना चाहते हैं। तो भारत से जिसकी इकोनॉमी वर्ल्ड की तीसरी इकोनॉमी बनने वाली है, जैसे मोदी जी कह रहे थे, तो यहाँ की बच्चों को बच के नहीं, रहना। जाहिर सी बात है सर, ये असली चेहरा, ये घिनौना चेहरा दिखाना बाकी था, ये जरूरी था, वक्त की जरूरत हो गया था, तो हमें लगा कि ये बताना जरूरी है, क्योंकि देश हित में सबसे बड़ा फैसला, देश हित में सबसे बड़ी खबर फिलहाल यही है। यूके देवनाथ सर, और फिर उसके बाद इमरान जी मैं आपके पास आता हूँ। रोजोल्ला, अब आपकी आवाज़ आ रही तो आपके पास भी आऊँगा। यूके देवनाथ जी, यहाँ से मैं इसको इस तरीके से आगे बढ़ाना चाहूँगा जो एसपी वैद सर ने कहा कि ये सिर्फ एक स्क्रिप्ट है, यानी कि यहाँ से एक नाबालिग बच्चियों को ब्रेन वॉश किया जाए, यहाँ से बुला लिया जाए, फिर उसके बाद यहाँ से तस्वीर ऐसी सब हरी हरी दिखा दी जाए, फिर उसको बुला लिया जाए, फिर आईएसआई जो कि ड्रग्स के धंधे में है, जो किसी भी तरीके से जो है आर्म्स के धंधे में, जो किसी भी तरीके से जो है लड़कियों का जो है किसी भी तरीके का शोषण करने से गुरेज नहीं करेगी, वो इसका शायद पार्ट भी होगा। वो किसी भी तरीके के हद तक जा सकती है इन भारतीय बच्चियों के साथ। पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इंडिया में कमजोर लोगों को ढूंढती रहती है, और जब भी मौका मिलता है उनको अपनी तरफ झुकाने की कोशिश करती है। अभी भविष्य में क्या करना चाहिए? भविष्य में एक तो जैसे पहले बताया जा चुका है कि पेरेंट्स को केयरफुल रहना पड़ेगा। दूसरी, एयरपोर्ट में जो हमारी CIS की टीम है, कस्टम्स की टीम है, वहां पर इमिग्रेशन काउंटर में एक इंटेलिजेंस का भी बंदा होना चाहिए जो कि कस्टम्स और CISF के लोगों के साथ मिलकर इन सब की स्क्रीनिंग करे। देखिए, पहली चीज तो पहले ही पता लग जाता है कि जैसे किसी ने पाकिस्तान के लिए वीजा अप्लाई किया और वो अकेला है या अकेली है, साथ में परिवार नहीं, कोई सीनियर बंदा नहीं है, पुरुष नहीं है, तो अलार्म की घंटी बज जानी चाहिए। एग्जैक्टली। दूसरी बात, इसके तुरंत बाद जब कोई एयर टिकट खरीदता है पाकिस्तान के लिए क्यों कोई एयर टिकट खरीद रहा है, तो जो भी एयर टिकट इशू कर रही है एजेंसी, चाहे वो सरकारी हो, हाफ सरकारी हो, गैर सरकारी हो, इसमें तो कोई शक नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं, चूक तो हुई है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, चूक तो हुई है। इमरान खान, क्या इन लेवल्स पर जो है चेकिंग की जाती है, लोकल थाने में इंफॉर्मेशन जाती है कि यहाँ से कोई जा रहा है, इमिग्रेशन तक इंफॉर्मेशन होती है? क्योंकि तब तक, जब तक आप ये लैंड छोड़ नहीं देते हैं, तब तक तो आप भारत के सिटीजन होते हैं, तब तो इंटेलिजेंस जो है आपकी भारत में रहती है। इमरान खान सर, देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि पाकिस्तान जिस कंट्री की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ तो कोई भी अगर वीज़ा ले रहा है, एम्बेसी के बाहर जा रहा है, तभी इन्फॉर्मेशन आ जानी चाहिए, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आप टिकट इशू कर रहे हो, PNR बन रहा है, एयरलाइंस से आप टिकट बना रहे हो, तो वहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन आपको आती है कि कोई टिकट बना रहा है। ठीक है, ये तो खैर हमारे अधिकारियों का काम है और ब्यूरोक्रेट्स इस काम को देखते हैं। एज ए ट्रैवल एजेंट मैं यही बोलूँगा कि लोगों को मैं बोलूँगा कि अगर इन जैसी कंट्रीज़ के लिए अगर लोग आपके पास आ रहे तो आप मना कर दो। सबसे पहले जो मैं करता हूँ, मैं मना कर देता हूँ कि इस मुल्क से मेरा नहीं बनता, तो मैं इस मुल्क का काम नहीं करूँगा। दूसरी चीज़ ये है कि डॉक्यूमेंटेशन, मैं वीज़ा पे फिर आ रहा हूँ कि इतना आसानी से पाकिस्तान का वीज़ा नहीं मिलता, ये किसी भी कंट्री का वीज़ा नहीं मिलता, वो भी सिंगल लड़की को। अगर उसे वो वीज़ा दे रहे हैं, ठीक है, तो उसके पीछे पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, NOC चाहिए होती है, ठीक है। उसके बाद आप वहाँ से इन्विटेशन मंगा रहे हो, अटेस्टेड होकर के वो मिनिस्ट्री MEA से वो पेपर्स आते हैं, तो वो इतनी आसानी से वीज़ा नहीं लगता, वो बार बार एम्बेसी के आप चक्कर लगाते हो, और वहाँ पे कोई एजेंट भी ऑथराइज नहीं है, वहाँ पे पर्सनल अपीयरेंस होती है, कस्टमर को पर्सनली जाना पड़ता है। एम्बेसी में मैक्सिमम एम्बेसी में ये होता है कि आप पर्सनल कस्टमर को वहाँ पे जाना होता है। वी आर ओनली प्रोसेसर बिटवीन एम्बेसी एंड अवर कस्टमर, बाकी सारा काम एम्बेसी का और कस्टमर का है। जी जी जी, बरखा तिरान, उस वक्त मैंने आपको रोका था। मतलब ये सिर्फ मोडस ऑपरेंडी, ना जाने कितने लोग हैं, और यहाँ पर तो कितने ऐसी जो अभी से जो है हमारे को लगता है कि चीज़ें अगर और ज़्यादा बड़ी करें, इंटेलिजेंस को और ज़्यादा फैलाएं, बहुत सी ऐसी बच्चे जिन्हें बचाया जा सकता है। देखिए, साफ दिख रहा है कि बहुत बड़ा हाथ है ISI का। हमारी बेटियों को टारगेट किया जा रहा है, उनको बरगलाया जा रहा है। आप देखिए टाइमिंग, मैं बार बार टाइमिंग का जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि सीमा हैदर आई और इसको अंजू को तुरंत उधर जाना पड़ा। टाइमिंग देखिए, ब्रेक क्यों लेना 40 में, इतना अच्छा तुरंत उन्होंने, क्या मैं बोल सकती हूँ? हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है?
जी जी बरखा जी बोलिए, आ रही बरखा जी। हाँ, बीच में कोई बोल रहा था तो मेरे को लगा आपने सवाल किसी और से किया नहीं है। नहीं नहीं, आ मैं रही ये कह रही हूँ कि टाइमिंग को हमें बहुत जरूरी है देखना कि कैसे एकदम से अंजू वहां चली गई, वीजा उसको मिल गया, कोई हस्बैंड कह रहा है मुझे पता नहीं। ऐसा हो सकता है कि हस्बैंड को कहीं कुछ ना पता हो, बच्चे को नहीं पता हो, माँ बाप को कुछ ना पता हो? ये नामुमकिन है। ये किसने हेल्प करी है इसके ऊपर जानकारी, जो अभी प्रदीप जी बोल रहे थे बिल्कुल सही बोल रहे थे कि हमारी एजेंसी क्या कर रही थी, हमारी एजेंसी तक की बात कैसे नहीं पहुंची, ये लड़की कैसे चली गई। देखिए सीमा हैदर तो इलीगल तरीके से आई है, लेकिन ये तो लीगल तरीके से गई है, भारत की बेटी, और तुरंत जाके धर्म परिवर्तन कर लिया, बुर्के में आ गई। ऐसा क्या हो गया था? वो तो कह रही थी मैं सिर्फ अपने फ्रेंड से मिलने आई हूँ। तो क्या इतनी ज्यादा उनका जो माइंड को एकदम से वॉश कर दिया गया, कैसे धर्म परिवर्तन करा के उन्हें मुसलमान बना दिया गया? अब देखिए ये जितने भी लव जिहाद के केस आते हैं उसमें क्या होता है, लड़कियां सूटकेस में मिलती है, तो क्या हलाला होगा इसका भी, क्या होगा? और क्यों इस तरीके से दिखाया जा रहा है 40 लाख का मकान दे दिया, गिफ्ट दे दिया, अरे ये सब क्यों दिखा रहे हैं? आप लोर कर रहे हैं, आप भारतीय लड़कियों के मन में फिर क्या डाल रहे हैं? पाकिस्तान में कुछ अच्छा है, अरे लड़की जाएगी अमेरिका जाएगी, यूरोप जाएगी, दूसरे इतने सारे देश हैं जो समृद्ध वाले देश हैं, वहां लड़कियां जाएंगी भारतीय की, यहाँ पे पाकिस्तान में जहाँ आटा दाल चावल खाने के लिए जब आप ग्राउंड पे पहुंचे, आज जो पूछताछ की गई, बहन क्यों कहती है, बरखा जी ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, बहन क्यों कहती है कि शुक्रिया मेरी बहन बच गई, सीआईएसएफ ना रोकती तो पाकिस्तान चली जाती, आज नहीं तो कल हो सकता है, आज बिना टिकट के पहुंची थी, कल वो टिकट के साथ पहुंच जाती, टिकट कोई मुहैया करवा देता जिस तरह अंजू को मुहैया करवा दी गई। रजाउल्ला बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर जब पुलिस अधिकारियों ने इससे जो सवाल है वो नाबालिग से किया तो नाबालिग के पास इस बात का भी कोई जवाब नहीं था कि किस तरह से जो युवक लाहौर में बैठा हुआ है उसकी तरफ से जो है नाबालिग का ब्रेन वॉश किया गया। काफी जो गंभीर सवाल है वो यहाँ पर ये खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर किस तरह से 16 साल की जो नाबालिग है वो लाहौर के बच्चे के लाहौर के युवक के टच के अंदर आई। बड़ी बात यह है कि उसने पुलिस अधिकारियों को एक जानकारी दी है कि मेरी 3 से 4 फ्रेंड अभी भी पाकिस्तानी युवकों के टच में है, यानी कुल मिला के पुलिस को लीड दी है, इंटेलिजेंसी को लीड दी है, क्योंकि जिस तरह से रात को देर रात को पूछताछ की गई, कुछ डीसीपी आईपीएस लेवल के जो अधिकारी हैं वो एयरपोर्ट थाने में मौजूद थे। एयरपोर्ट थाने के अंदर तमाम अधिकारियों के सामने नाबालिग ने बताया कि किस तरह से वो जो है लाहौर के युवक के टच के अंदर आई और उसके अलावा कौन 3-4 लड़कियां हैं जो उन पाकिस्तानी युवकों के टच में हैं। फिलहाल एक बड़ी लीड दी गई है, अगर समय रहते पुलिस और इंटेलिजेंस पूरे मामले में कार्रवाई करती है तो हो सकता है कि वो जो तीनों पाकिस्तानी युवकों के टच के अंदर है उनके भी कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी भी है ये बताना उन पेरेंट्स के लिए भी, कम से कम देखना उन माँ बाप के लिए भी कि उनके बच्चे मोबाइल में कर क्या रहे हैं, और ये पेरेंट्स के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि छोटे बच्चे। ठीक है, गीता जी एक कमेंट करना चाहती हैं, लास्ट कमेंट गीता जी 30 सेकंड। हाँ बरखा जी आता हूँ, मुझे जरा 30 सेकंड बोलने देंगे। हाँ बोलिए बोलिए यादव जी, 30 सेकंड बोलिए। यहाँ पे बोलना चाहूंगी, देखिए जो पति को छोड़ के और बच्चों को छोड़ के जो महिलाएं जिनको ल्योर किया गया है, ये परिवार संस्था के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार है, क्योंकि हमारी परिवार संस्था जो है पूरी दुनिया में जानी जाती है। जी ठीक है यादव जी, यादव जी मैं उसी संदर्भ में कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए जल्दी यादव जी, वक्त मेरे पास थोड़ा कम है सर। देखिए हमारी 2 जो हस्तियां थी, एक रीना राय थी जिसने मोहसिन खान से शादी की थी और वो पाकिस्तान चले गई थी, और दूसरी सानिया मिर्जा ने अभी की थी कुछ समय पहले। ये 1 महीने से ज्यादा अपने हस्बैंड के साथ वहां पे नहीं रह पाई। ये तो सेलिब्रिटी थी और पैसे से भी मजबूत थी, हर तरह से ये हर चीज को मैनेज कर लेती थी, लेकिन 1 महीना उस माहौल में ये इतनी बड़ी जो सेलिब्रिटी थी ये एडजस्ट नहीं कर पाई। ये तो बेचारी जो बाकी लड़कियों को ये जो है ख्वाब दिखा रहे हैं और इनको जन्नत और वो हूर और ये सब चीजें दिखा रहे हैं, बिल्कुल वो बिल्कुल कोई चेहरा नहीं है और ये कोई और नहीं बता रहा, ये रॉ के पूर्व अधिकारी बता रहे हैं, ये हमारी एजेंसी बता रही है, ये हमारी इन्वेस्टिगेशन के लोग बता रहे हैं, ये एसपी वैद साहब बता रहे हैं, ये फॉर्मर डीजीपी बता रहे हैं, ये हमारी टीम बता रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारा मकसद यही था कि ये मैसेज दूर तक जाए और ताकि पता लगे लोगों को कि किस तरीके से जाल बुना जा रहा है, जो दिखाने की कोशिश की जा रही है वो कोशिश है नहीं, वो पाकिस्तान है नहीं, वो सब्ज बाग पाकिस्तान है नहीं, वो है तो नर्किस्तान। वहां पर ना कोई जाना चाहता है ना कोई जाएगा। एक जोर से